कैबिनेट मंत्रालय को लेकर अभी तक अगर आप लोगों ने न्यूज नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर एज अ फॉरेन मिनिस्टर वापस आ चुके हैं। अमित शाह एज अ गृह मंत्री वापस आ चुके हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर वापस आ चुके हैं। और आप चाहें या ना चाहें, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वापस आ चुकी हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे अहम मंत्रालय हैं जो कि बहुत ही गंभीर मंत्रालयों के अंडर में आते हैं और भाजपा ने उनको अपने अंडर ही रखा है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी कुछ मंत्रालयों को अपने अंडर रखा है जिनमें कि स्पेस भी आता है। तो जाहिर सी बात है, भाजपा ने अपनी कोर कमेटी को जस का तस रखा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि भैया किसको क्या मंत्रालय मिला है। शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही सभी को मंत्रालय बांट दिया गया है। इस बीच में खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो नाराज भी हो गई है कि उनको मनचाहा मंत्री पद नहीं मिला। देखिए, गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें इस तरह की चीजें की उठापटक तो चलती ही रहती है, ये बात कोई नई नहीं है। लेकिन मोदी कैबिनेट को किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बात काफी ज्यादा अहम हो जाती है तब जबकि हम इस चीज को जानते हैं कि मिलीजुली सरकार में काफी सारी चीजें कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब यहां पर अगर हम सीधे तौर पर बात करना शुरू करें तो मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है वो सीधे तौर पर आज शुरू हो चुका है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार शाम को नरेंद्र मोदी ने कुल 71 मंत्रियों के साथ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने शपथ भी ली। इसके 24 घंटे बाद सोमवार को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इस कैबिनेट की खास बात यह होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मंत्रालयों में पूरी तरीके से वैसी स्थिति रखी गई जैसे कि पिछले कैबिनेट में थी। मतलब कि मोदी सरकार की 2.0 में जो कंडीशन थी वही 3.0 में भी रखी गई है। मतलब महत्वपूर्ण मंत्रालय पूरे के पूरे मोदी जी की कोर कमेटी के पास में ही है। सीसीएस या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति में होम मिनिस्ट्री आती है, रक्षा मंत्रालय आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है और फॉरेन मिनिस्ट्री आती है। इन सबके शामिल होने के कारण ये सारी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं ये बहुत ज्यादा, ये कहूंगा कि मैं कॉम्प्लेक्स तो नहीं होती बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक देश की सिक्योरिटी के लिहाज से। तो ऐसे में ये सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है जिसको कि सीसीएस कहा जाता है। मसलन इस कार्यकाल में गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे। इनके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री होंगे और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के साथ रहेगा। वहीं पर सबके लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में शुमार एस जयशंकर के पास में विदेश मंत्रालय रहेगा। अगर हम बात करें पीएम मोदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सारे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सब के सब उन्होंने अपने पास रखे हैं। इन सब में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक है पेंशन मंत्रालय और दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। पेंशन मंत्रालय जो है वो हमारे देश के बुजुर्गों से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में मोदी जी ने इन मुद्दों को जो अपने पास में रखा है, इन मंत्रालयों को जो अपने पास में रखा है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा ने अपनी कोर कमेटी को हिलने नहीं दिया है। अगर हम सीसीएस की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मसलों के ऊपर अपने फैसले लेने के कारण सीसीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अपना पूरा प्रभाव बनाए रखने के लिए सारे चार जो प्रमुख सीसीएस मंत्रालय हैं, मतलब कि गृह, रक्षा, वित्त और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये अपने पास ही रखा है और इसका कंट्रोल अपने पास रखने का एक बड़ा ही अहम कारण भी है। दरअसल ऐतिहासिक रूप से सीसीएस की संरचना भारत की सुरक्षा और विदेश नीति में एक अहम भूमिका निभाती है। इसकी सदस्यता में बदलाव को आमतौर पर सत्ता के माइंडसेट के बदलाव के रूप में भी देखा जाता है। मतलब कि अगर इनमें कोई चेंजेस होंगे तो इसका मतलब यही होता है कि भाजपा के ऊपर भारी दबाव है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय देने का मतलब ही है कि भैया ऐसा है कि भाजपा के ऊपर अभी उतना प्रेशर है नहीं जितना कि विपक्ष दिखा रहा है। सीसीएस में अगर हम मंत्रियों की बात करें तो यहां पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। अगर हम सीसीएस के काम की बात करें तो रक्षा संबंधी सारे मुद्दों से निपटना इनका ही काम होता है। कानूनी व्यवस्था को और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वो भी इनको ही संभालना होता है। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना भी इनका काम होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाले राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करना और उनसे निपटना भी इनका ही काम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है ये और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी काम भी करती है ये। रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के संबंध में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय से जुड़े सभी मामलों पर यह नजर भी रखती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर यह पूरा काम करती है और जो भी कुछ मैटर होता है उसको निपटाने का भी काम करती है। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिला है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलकर सामने आया है और शिवराज सिंह चौहान को फाइनली दिया गया है भैया कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का ओहदा। शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे,
हालिया जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें उन्होंने 8 लाख वोटों से जीत दर्ज करी है। छोटे मोटे मंत्री नहीं है। इवन एक तबका ऐसा भी था जो कि यह बोल रहा था कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, उनको आपको किसी ना किसी तरीके से पीएम बनाना चाहिए। हालांकि ये बहुत दूर की बात थी। अगर हम लोग बात करें इस मंत्रालय की, तो राजनाथ सिंह को यहां पर रक्षा मंत्री बनाया गया है, गृह मंत्री बनाया गया है यहां पर अमित शाह को, उनके पास में सहकारिता मंत्री का भी पद है। नितिन गडकरी एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्री है। कोई नहीं चाहता कि भैया नितिन गडकरी इस पद से हिले। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री और केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स मंत्री घोषित किया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री, एस जयशंकर को विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को यहां पर वाणिज्य मंत्री का ओहदा दिया गया है। एच डी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की बात करें, जो कि एक सीट जीतने वाले हैं और उसके बावजूद भी उनको मंत्री का पद मिला है, वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उनको दिया गया है। ललन सिंह को यहां पर पंचायती राज मंत्री और पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल का बात करें तो जहाजरानी मंत्री इनको बनाया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें सबसे लोकप्रिय नेता रहे चिराग पासवान की, तो इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल की बात करें तो इनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू जो कि एक भाजपा मंत्रालय के बहुत अहम मंत्री रहे थे, इनको इस बार संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो इनको संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, जिनके के अंडर में एविएशन इंडस्ट्री आती थी, उनको दूरसंचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को एक बहुत ही अहम पद दिया गया है और वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ रेल मंत्री और साथ ही साथ आईटी मंत्री का पद भी दिया गया है। राम मोहन नायडू की बात करें तो इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सबसे एक जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ना, तो वो पद दिया गया है विजेंद्र कुमार को, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होने वाले हैं। देखिए, मोदी जी की कैबिनेट को लेकर जो भी घोषणाएं होनी थी, घोषणाएं हो चुकी हैं और ये घोषणाएं ऐसी हैं जो कि कई लोगों को शायद हजम नहीं होंगी। शायद लोगों को लगेगा कि यार यहां पर कुछ कम हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया है, बट आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि मोदी मंत्रालय में जिस तरीके से चीजों को बंटना चाहिए था, उसी तरीके से चीजें बटी। वहीं अगर हम लोग राज्य मंत्रियों की बात करें जो कि नियंत्रित होने वाले हैं, उनमें करीब करीब 5 नाम शामिल हैं। ये नाम है राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जाघव प्रताप राव, गणपत राव और जयंत चौधरी। ये स्वतंत्र प्रभार के अंदर में आते हैं ना, ये नियंत्रित में नहीं आते, स्वतंत्र प्रभार में आते हैं राज्य मंत्रियों में। वहीं अगर हम उन राज्य मंत्रियों की बात करें जो कि अंडर कंट्रोल आते हैं, तो इसमें करीब करीब 20 और करीब 36 नाम है। भैया काफी सारे नाम है, इन नामों को क्या पढ़ूं, आप जाकर लिस्ट देख लीजिएगा। जो मोटे मोटे नाम है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इस तरीके से मोदी मंत्रालय का गठन किया गया है और मोदी जी ने जो पहला फैसला लिया है वो यही लिया है कि 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि भैया जो सबका साथ सबका विकास वाली बात जो चल रही थी, शायद अब उसको हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग हमसे विकास तो ले रहे हैं लेकिन वोट हमको नहीं दे रहे। देखिए, सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट और पढ़ी थी, दरअसल उसमें उस बंदे ने लिखा था कि आपको जो भी काम करना है चुनावी साल में करो। लोग याद नहीं रखते कि आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में क्या किया, लोग सिर्फ यही याद रखते हैं कि आपने 5वें साल में क्या किया। बीजेपी को दरअसल जिस तरह का झटका यूपी राजस्थान में लगा है, उसके बाद में कई लोग इसी तरह की वकालत कर रहे हैं कि यार भाजपा आखिर कहां चूक गई। खैर, अभी काफी सवाल खड़े होने, काफी बातें होनी, काफी चीजें होनी है, काफी वक्त है हमारे पास। फिलहाल के लिए कैबिनेट मंत्रालय मैंने आपको बताया है कि इसको क्या मिला है। आप किस बात से संतुष्ट नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।